गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। श्री राम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यानी कि अपना जो कल का पवनों वाला जो टॉपिक था उसी को आज अपन कंटिन्यू करेंगे। आज सेकंड पार्ट है अपना अस्थायी या सामयिक पवने। अस्थायी या सामयिक पवनों की अगर बात की जाए तो ऐसी पवने या यूं कहें अस्थायी पवने या सामयिक पवने ऐसी पवने जिनकी दिशा व गति समय व ऋतु के साथ परिवर्तित होती हो। यानी कि अगर अपन बात करें अस्थायी या सामयिक पवनों की तो ऐसी पवनें जिनकी दिशा व गति ऋतु व समय के साथ परिवर्तित होती हो अस्थायी या सामयिक पवनें कहलाएगी। मतलब ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी है। इनकी दिशा व गति जो है समय व ऋतु के साथ परिवर्तनशील होती है। इसके बाद अगर देखा जाए अस्थायी पवनों के संदर्भ में, तो इन पवनों के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो इनके अंतर्गत एक तो आएगी आपकी मानसूनी पवने जो है वो भी अस्थायी पवनों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मानसूनी पवनों के बाद दूसरा फैक्ट अगर अपन देखें तो दूसरा है आपका एक तो जल समीर व स्थल समीर। और तीसरा बिंदु अगर देखें अपन तो तीसरा बिंदु है आपका घाटी समीर एवं पर्वत समीर। यानी कि अस्थायी या सामयिक पवनों में अपन चर्चा करेंगे। एक तो मानसूनी पवन, दूसरी जल समीर व स्थल समीर, और तीसरी होगी घाटी समीर और पर्वत समीर। अगर देखा जाए तो जो चक्रवात हैं उन चक्रवातों को भी अस्थायी पवनों में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में अलग से बिंदु दे रखा है चक्रवात और प्रतिचक्रवात, तो उसको अपन एक नए बिंदु के रूप में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे सामयिक मानसूनी पवने, जल समीर और स्थल समीर तथा घाटी समीर व पर्वतीय समीर। सबसे पहले अपन देखेंगे कि मानसूनी पवने होती क्या है। मानसूनी पवनों के संदर्भ में अगर बात की जाए है ना, मानसूनी पवने या मानसूनी पवनों के संदर्भ में अगर बात करें अपन तो मानसूनी पवने मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कर्क रेखा व मकर रेखीय क्षेत्र में चलती है। या इससे पहले अगर अपन यूँ बात करें तो इन मानसूनी पवनों का जो मुख्य रूप से प्रभाव देखने को मिलता है वह प्रभाव देखने को मिलता है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप का जो भाग है उन क्षेत्रों में मानसूनी पवनें अत्यधिक सक्रिय रहती है। यानी कि हिंद व कुछ प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, हिंद महासागरीय क्षेत्र में मुख्य रूप से ये पवनें सक्रिय रहती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मानसूनी पवनें जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित मकर रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है, या यूं कह दे अपन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मुख्य रूप से सक्रिय रहती है। नेक्स्ट अगर मानसूनी पवनों के संदर्भ में अगर आगे बात करें अपन तो मानसूनी पवनों की जो दिशा है ना, इन पवनों की दिशा के संदर्भ में अगर बात की जाए कि भाई मानसूनी पवनों की दिशा, तो इन मानसूनी पवनों की दिशा ऋतु के आधार पर परिवर्तित होती है। या यूँ कहें मानसूनी पवनों की दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मतलब ये स्थायी नहीं है, इनकी दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित होती है। मौसम की अगर बात करें कि मौसम है क्या चीज़ है, तो मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम
वायुमंडलीय दशाओं के संदर्भ में अगर बात की जाए तो मौसम वायुमंडल की एक अल्पकालीन दशाएं हैं। समझ रहे हो ना आप? वायुमंडलीय हवाओं की जो अल्पकालीन दशाएं हैं, है ना, अल्पकालीन दशा, वायुमंडलीय हवाओं की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहा जाता है। और इन हवाओं की 3 से 4 महीने की जो प्रकृति है वो ऋतु, और लंबी दीर्घकालीन जो अवधि है वह जलवायु कहलाती है। यानी कि मौसम पवनों की अल्पकालीन दशा है या मानसूनी हवाओं की अल्पकालीन दशा है। अब इसके संदर्भ में अगर आगे बात करें अपन मौसम शब्द के संदर्भ में, यानी कि मौसम शब्द की अगर अपन बात करें मौसम शब्द की अगर बात करें तो यह मौसम शब्द अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ उन पवनों से है जो ऋतु के अनुसार, जिनका अर्थ उन पवनों से हैं, या यूं कहें वे पवने जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती हो। यानी कि अगर बात की जाए तो मौसम शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वे पवने जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती हो, मानसूनी पवने कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करें मानसूनी पवनों के संदर्भ में, तो अपन मानसूनी पवनों के बारे में यूं कह सकते हैं कि मानसूनी पवने 6 माह, है ना, मानसूनी पवने 6 माह तक जल से स्थल तथा 6 माह स्थल से जल की ओर गमन करती है। या यूं कह दें कि मानसूनी पवने 6 माह तक समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है, तथा 6 माह तक ये पवने स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि मानसूनी पवनों के संदर्भ में बात की जाए तो मानसूनी पवने 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 माह तक स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद अगर बात करें अपन इन मानसूनी पवनों की प्रकारों के संदर्भ में अगर बात करें कि मानसूनी पवनों का प्रकार क्या होगा, तो मानसूनी पवनों के प्रकार के संदर्भ में बात की जाए तो मानसूनी पवनों को अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मानसूनी पवनों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, तथा दूसरा बिंदु है आपका उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। यानी कि मानसूनी पवनों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन और दूसरी है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अगर बात की जाए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन ग्रीष्म काल में प्रवाहित होती है। किस काल में प्रवाहित होती है? ग्रीष्म काल में प्रवाहित होती है। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की अगर बात की जाए तो यह पवन शीतकाल में प्रवाहित होती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अगर बात की जाए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन ग्रीष्म काल में चलने वाली उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, है ना, ग्रीष्म काल में चलने वाली एक उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन का परिणाम है जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। अब आप सोचो
कि पवन अगर समुद्र से स्थल की ओर चल रही है तो समुद्र से स्थल की ओर बढ़ते समय यह समुद्र से नमी लेकर के आएगी, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन एक आर्द्र पवन का उदाहरण है। आर्द्र पवन है, मतलब इसमें नमी है। बात समझ में आई है ना। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की बात की जाए तो यह पवन ग्रीष्म काल में चलती है, जो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का एक परिणाम है। यह पवन समुद्र से स्थल की ओर चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है, या यूँ कह दें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलती है। यह पवन आर्द्रता लिए हुए होती है। इसके बाद अगर देखा जाए इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से भारत में लगभग 88% वर्षा होती है। भारत में 88% वर्षा इसी पवन से होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा भारत में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की पवनों के माध्यम से वर्षा होती है, यानी कि अरब सागरी मानसूनी पवन और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवन, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जब भारत के प्रायद्वीपीय पठार से टकरा करके दो भागों में विभाजित होती है, तो एक शाखा अरब सागर की ओर, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर, और वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके ये पवनें भारत में सर्वाधिक 88% वर्षा करती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की बात करें तो यह शीतकाल में चलने वाली उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का परिणाम है, यानी कि उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का परिणाम है। ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, या यूं कह सकते हैं अपन कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलती है। जब स्थल क्षेत्र से ये पवनें आएगी तो ये पवनें शुष्क होगी। कैसी होगी? शुष्क पवनें हैं, मतलब उष्ण है या शुष्क है, मतलब इसमें नमी की मात्रा नहीं है। लेकिन जब उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु में पड़ता है। इस कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, यानी कि लौटते हुए मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। इस उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से भारत में लगभग 10% वर्षा होती है, लगभग 10% वर्षा होती है। और याद रहे, इस उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट तमिलनाडु। और कुल वर्षा की बात करें तो 10%, बचा हुआ 2% भाग मावट से प्राप्त होता है, जो शीतकाल में होने वाली वर्षा ही है। बात समझ में आई यहाँ तक? इसके बाद अगर आगे बात करें नेक्स्ट बिंदु पर, इन मानसूनी पवनों के विभाजन के संदर्भ में अगर डिटेल से और देखें अपन कि किस प्रकार से ये चलती है, यह एक बेसिक बात हुई है। इसके बाद अगर आगे देखें अपन कि इन मानसूनी पवनों का वितरण भारत में किस प्रकार से होगा, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। यानी कि अपन बात कर रहे हैं ग्रीष्मकाल और शीतकाल। तो ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनों की दिशा कैसे होगी? यानी कि ग्रीष्मकाल में अगर बात की जाए तो ग्रीष्मकाल में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा लंबवत होता है। ग्रीष्मकाल में सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, यानी कि अपन यूँ कहें कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य लंबवत होता है। और ये स्थिति कब बनती है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। कहाँ पर लंबवत होगा? कर्क रेखा पर लंबवत होगा। और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो यहाँ पर तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। किसका केंद्र बनेगा? निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। यानी कि जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण उच्च तापमान के कारण न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है।
भारत के संदर्भ में अगर बात करें या उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर एक तो अपने थार के मरुस्थल में न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा। दूसरा क्षेत्र है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार में पाई जाने वाली एमपी बोलाइट चट्टानों के कारण तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होगी और तिब्बत के पठार में न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब तथा दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब। तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि पवनें समुद्र से स्थल की ओर गमन करना प्रारंभ कर देगी। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें अपन, भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखें अपन तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखीय क्षेत्र और उसके बाद जो दक्षिणी गोलार्ध का एरिया है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो है ITCZ का निर्माण होता है, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। यह अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र ग्रीष्म काल में 0 डिग्री से उत्तर की ओर खिसक करके लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थापित हो जाता है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थापित हो जाता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से उत्तरी गोलार्ध के निम्न वायुदाब या लो प्रेशर की ओर पवनों का गमन होता है। ये पवनें विषुवत रेखा को पार करने के बाद कोरियोलिसिस बल के प्रभाव के कारण या फेरल के नियम के अनुसार अपने दाईं ओर मुड़ेगी। दाईं ओर मुड़ने के बाद भारत के प्रायद्वीपीय पठार से टकरा करके दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें 2 भागों में विभाजित होती है। एक भाग अरब सागर के ऊपर से प्रभावित होता है और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रभावित होती है। जो शाखा अरब सागरीय क्षेत्र में चलती है वह शाखा दक्षिणी घाट पश्चिमी घाट पर्वत के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ती है, जिसमें एक शाखा नर्मदा तथा ताप्ती नदी की ओर मुड़ती है और एक शाखा गिर गुजरात के बाद माउंट आबू और माउंट आबू के बाद अरावली पर्वतमाला के समानांतर हिमालय की ओर लौट जाती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वप्रथम वर्षा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। जबकि बात की जाए तो जो केरल का मालाबार तट है, इस केरल के मालाबार तट में है ना, इस भारत के है ना राज्यों के संदर्भ में बात की जाए तो सर्वप्रथम वर्षा केरल राज्य में होगी। जबकि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई के आसपास वर्षा हो जाती है और यहाँ केरल तट पर 1 जून को मानसून पहुँचता है। दूसरी शाखा की बात की जाए तो दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होने के बाद इसकी एक शाखा उत्तर में ब्रह्मपुत्र घाटी तथा हिमालय की ओर मुड़ जाती है। दूसरी शाखा जो है हुगली के निकट से स्थलीय भाग में प्रवेश करती है और उसके बाद पश्चिम बंगाल से बिहार से उत्तर प्रदेश के बाद है ना दिल्ली होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिसे हम पूर्वैया शाखा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी से जब भारत में एंटर करती है तो भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर निरंतर वर्षा में कमी करती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद देखा जाए इस बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जो है मध्यवर्ती भारत की तरफ लौटती है, जो अरब सागरीय शाखा से मिलकर के नर्मदा तथा ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में घनघोर वर्षा करती है। तो कुल मिलाकर के अपन यूँ कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों की जो दिशा है वो दक्षिणी पश्चिमी दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिणी पश्चिमी दिशा है। और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। शीतकाल की अगर बात की जाए तो शीतकाल में सूर्य की स्थिति की अगर बात करें अपन तो शीतकाल में सूर्य की स्थिति 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या यूँ कहें मकर रेखीय क्षेत्र में होती है। मकर रेखीय क्षेत्र में होती है। और आपको पता ही है जहाँ सूर्य की स्थिति होगी वहाँ तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब में कमी होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में न्यून वायुदाब का केंद्र बनेगा, जबकि उसी समय उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा। और ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम
जेट स्ट्रीम, यह पवन दक्षिण के निम्न वायुदाब की ओर बहना प्रारंभ करेगी, दक्षिण के निम्न वायुदाब की ओर बहना प्रारंभ करेंगी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि शीतकाल में चलने वाली मानसूनी पवन की दिशा उत्तरी पूर्वी दिशा है, उत्तरी पूर्वी दिशा है। यह पवन जो है स्थलखंड से चलती है, स्थलखंड से चलने के कारण यह पूरी तरह शुष्क होती है। लेकिन जब उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, तो वहाँ से यह आर्द्रता ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर घनघोर वर्षा करती है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक 75 सेंटीमीटर, सर्वाधिक 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर वर्षा तमिलनाडु राज्य या कोरोमंडल तट पर होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून की पवनें स्थल से जल की ओर गमन करती है और ये पवनें शीतकाल में चलती हैं। ये थी आपकी मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनों के बाद अगर नेक्स्ट देखें अपन अगला बिंदु, तो अगली पवनें होगी आपकी जेट स्ट्रीम पर्वत समीर व घाटी समीर, तथा दूसरी बस्ती है आपकी जल समीर तथा स्थल समीर। तो अपन सबसे पहले देखेंगे जल समीर। जल समीर, जल समीर, यह भी एक अस्थायी पवन या सामयिक पवन है। जल समीर की अगर अपन बात करें कि जल समीर का प्रवाह कैसे होगा, तो जल समीर के संदर्भ में अगर देखा जाए, जल समीर यह है आपका स्थलखंड या यूं कहें स्थल भाग, और यह है आपका महासागरीय क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र, महासागरीय भाग या समुद्री क्षेत्र। अब जल समीर की अगर बात की जाए तो जल समीर चलती है दिन में। कब चलती है? दिन में चलती है। यानी कि सीधा सा मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति की अगर बात की जाए तो सूर्य की दिन में उपस्थिति होने के कारण जलीय क्षेत्र की तुलना में स्थलीय भाग तीव्र या जल्दी गर्म होता है। जल समीर दिन में चलेगी। दिन में सूर्य की उपस्थिति होने के कारण समुद्री या जलीय क्षेत्र की तुलना में स्थलीय भाग जल्दी से गर्म होगा। यानी कि दिन में स्थल भाग का तापमान अधिक होगा। दिन में स्थल भाग का तापमान अधिक, अगर स्थलीय भाग का तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, यानी कि निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। जहां महासागरीय क्षेत्र की बात की जाए तो महासागरीय क्षेत्र स्थल भाग की तुलना में धीमी गति से गर्म होता है। इस कारण इस समुद्री या महासागरीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा। उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा। यानी कि पवनें आप जानते ही हो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। पवन के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। तो दिन में सूर्य की उपस्थिति के कारण स्थल भाग तीव्र रूप से गर्म होता है, जिस कारण निम्न वायुदाब बनता है, और समुद्री क्षेत्र में उच्च वायुदाब बनता है। तो इस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनों का गमन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि जल समीर दिन में जल से स्थल की ओर चलती है। जलीय समीर की बात की जाए तो जलीय समीर दिन में चलती है, और यह समीर दिन में जल से स्थल की ओर चलती है, और यह जलीय समीर मुख्य रूप से दोपहर के बाद चलना प्रारंभ होती है। यानी कि दोपहर तक सूर्य की उपस्थिति के कारण स्थल भाग गर्म हो जाएगा, तो यह मुख्य रूप से दोपहर के बाद चलना प्रारंभ होती है। और इसी पवन का प्रयोग करते हुए मछुआरे
मध्यवर्ती समुद्री क्षेत्र से तटीय क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। यानी कि मछुआरे जो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए हैं, वे मछुआरे इस पवन का प्रयोग तट की ओर लौटने के लिए करते हैं। यानी कि पवनों की जो दिशा है, वह पवन की दिशा समुद्र से स्थल भाग यानी कि समुद्र से तट की ओर चल रही है। अगर इस समय इस धारा की दिशा में नाव को बहाया जाए तो कम ईंधन में नाव अधिक दूरी तय करेगी। इस कारण मछुआरे जलीय समीर का प्रयोग महासागर से तटवर्ती क्षेत्र में लौटने के लिए करते हैं। आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जलीय समीर दिन में चलती है, यह जल से स्थल की ओर चलती है, क्योंकि दिन में स्थलीय भाग जलीय भाग की तुलना में अधिक गर्म होता है। यानी कि तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, जहां समुद्री क्षेत्र में उच्च वायुदाब तथा स्थलीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब बनेगा। तो यह पवन मुख्य रूप से दोपहर के बाद चलना प्रारंभ होती है, जिसका प्रयोग मछुआरे तट की ओर लौटने में करते हैं। तो ये हो गई आपकी जलीय समीर, है ना। एक ही लाइन में याद रहे, जलीय समीर दिन में जल से स्थल की ओर चलती है, जिसका प्रयोग मछुआरों द्वारा समुद्र से तट की ओर आने में किया जाता है। जल समीर के बाद अगर दूसरा बिंदु देखा जाए तो उसके बाद आता है आपका स्थल समीर। जल समीर के बाद नेक्स्ट बिंदु की अगर अपन बात करें तो दूसरा बिंदु कौन सा है? स्थल समीर। जल समीर के बाद देखा जाए तो दूसरा बिंदु है आपका स्थल समीर। स्थल समीर। अब स्थल समीर की अगर बात की जाए तो स्थल समीर चलेगी रात में। कब चलेगी? रात में। स्थल समीर चलेगी रात में। यानी कि रात में अगर देखा जाए तो तापमान में कमी होती है। रात में तापमान में कमी होने के कारण यह है आपका स्थल भाग और ये है समुद्री क्षेत्र। अब रात की अगर बात की जाए तो रात में तापमान में कमी होती है और आपने देखा होगा दिन में स्थलीय भाग तीव्र रूप से गर्म हुआ, जो जितना जल्दी गर्म हुआ वो उतना ही जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तो रात में स्थल भाग में तापमान की कमी होती है, तापमान न्यून हो जाएगा। न्यून तापमान होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? वायुदाब उच्च। यानी कि रात में स्थलीय भाग में हाई प्रेशर बनेगा और समुद्र का जो जल है पूरे दिन समुद्र का जल पूरे दिन सूर्य की ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण यह साइकिल चलती रहती है। और देखा जाए तो सुबह 4 बजे के बाद का जो समय है उस क्षेत्र में, यानी कि सूर्योदय से पहले का जो समय है प्रातःकाल, उस समय समुद्री क्षेत्र में लो प्रेशर बनना प्रारंभ होता है, निम्न वायुदाब बनना प्रारंभ होता है। और इस निम्न वायुदाब के कारण स्थल भाग से समुद्री क्षेत्र की ओर पवन चलना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि स्थलीय समीर रात में चलती है तथा यह समीर स्थल से जल की ओर चलती है। इस समीर का प्रयोग या यूँ कहें इसका प्रयोग मछुआरे तट से समुद्र की ओर जाने में करते हैं। यानी कि सीधा सा कंसेप्ट है कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी
रात में स्थल भाग का वायुदाब न्यून होगा और समुद्री क्षेत्र का रात में स्थल भाग का वायुदाब उच्च होगा और समुद्री क्षेत्र का वायुदाब निम्न होगा। तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करेगी। स्थल समीर रात में चलती है, स्थल से जल की ओर चलेगी। इसका प्रयोग मछुआरे तट से समुद्र की ओर जाने के लिए करेंगे। प्रातः काल जब स्थल समीर चलना प्रारंभ होगी तो मछुआरे अपनी नावों को समुद्र में डाल देंगे। इस धारा के समानांतर ये समुद्र के मध्यवर्ती क्षेत्र में जाकर के मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं। मतलब कम ईंधन की खपत में ये बीच समुद्र में चले जाते हैं। और जब दोपहर के बाद जलीय समीर चलना प्रारंभ होगी तो उस समय ये मछुआरे मध्यवर्ती समुद्र से तट की ओर लौटना प्रारंभ कर देंगे। बात समझ में आई आपको? तो ये थी आपकी जलीय समीर और स्थलीय समीर। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ। जल समीर की अगर बात की जाए तो जल समीर जल से स्थल की ओर चलती हैं, दिन में चलती हैं। स्थल समीर रात में चलती है, स्थल से जल की ओर चलती है। इसके बाद देखा जाए तो अगला बिंदु है आपका घाटी समीर। कौन सा है? घाटी समीर। नेक्स्ट बिंदु की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट बिंदु है घाटी समीर। घाटी समीर। घाटी समीर के संदर्भ में अगर बात करें अपन घाटी समीर यानी कि घाटी समीर में अगर देखा जाए तो ये है आपका पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत, और ये है आपका घाटी क्षेत्र, घाटी क्षेत्र। अब अगर बात की जाए दिन में जब सूर्य की उपस्थिति हो तो सूर्य की उपस्थिति के कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है इस पर्वतीय क्षेत्र में तापमान अधिक होगा। घाटी समीर दिन में सूर्य की उपस्थिति के कारण इस पर्वतीय क्षेत्र में तापमान अधिक तो वायुदाब निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। जबकि इस घाटी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो घाटी क्षेत्र में तापमान न्यून तो वायुदाब उच्च होगा। तो घाटी समीर की अगर बात की जाए तो दिन में घाटी समीर कब चलती है? दिन में चलती है, दिन में, और चलेगी। देखो ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है और यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र है। तो घाटी समीर दिन में घाटी से पर्वतों की ओर चलना प्रारंभ होगी। दिन में घाटी से पर्वतों की ओर चलना प्रारंभ होती है। यानी कि घाटी समीर कब चलती है? दिन में चलती है। और किस ओर से किस ओर चलेगी? तो घाटी से पर्वत की ओर चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि घाटी क्षेत्र में उच्च वायुदाब है और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है? निम्न वायुदाब है। अब इसकी अगर बात की जाए तो इसे ऊपरी मुखी, यानी कि ये जो पवनों की जो दिशा है यह दिशा किस तरफ की है? ऊपरी मुखी है। अब ऊपरी मुखी जो दिशा है इसको एक दूसरा नाम दिया गया है जिसका नाम है एनाबेटिक भी अपन कह सकते हैं। यानी कि पवनों की दिशा ऊपरी क्षेत्र की ओर होगी। और यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाएगा आपका पर्वतपदीय क्षेत्र। और इस पर्वतपदीय क्षेत्र में ही मानवीय आवास तथा होटल व्यवसाय का संचालन किया जाता है। यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है इस पर्वतीय क्षेत्र में ऊपरी भागों में कोहरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोहरा पाया जाता है। ऊपरी वायुमंडल में कोहरा पाए जाने के कारण यहाँ मानव बस्तियाँ बसाना संभव नहीं है या अनुकूल दशाएं नहीं हैं। तो घाटी समीर की बात की जाए तो घाटी समीर दिन में घाटी से पर्वतों की ओर चलेगी। इसे ऊपरी मुखी या एनाबेटिक के नाम से जाना जाता है। एनाबेटिक यानी कि ऊपरी मुखी और अधोमुखी संचलन के कारण ही मानवीय बस्तियां पर्वतपदीय क्षेत्रों में बसाई गई हैं। इसके विपरीत अगर देखा जाए घाटी समीर के बाद तो एक दूसरा कंसेप्ट चलता है पर्वत समीर। एक तो हो गया आपका घाटी समीर, दूसरा है पर्वत समीर।
अब देखो पर्वत समीर की अगर बात की जाए तो पर्वत समीर घाटी समीर का विपरीत हो जाएगा। पर्वत समीर घाटी समीर का विपरीत हो जाएगा। और पर्वत समीर चलेगी रात में। कब चलेगी? रात में। पर्वत समीर रात में चलेगी। ये है आपका पर्वतीय क्षेत्र और ये है आपकी घाटी। अब पूरे दिन के तापमान, पूरे दिन सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की गर्मी के कारण ये जो घाटी क्षेत्र है, यह घाटी क्षेत्र ऊष्मा प्राप्त करेगा। ऊष्मा प्राप्त करने के कारण यह गर्म हो जाएगा। और रात के समय अगर बात की जाए तो रात के समय पर्वतीय क्षेत्र जो पूरे दिन में गर्म था वह रात के समय धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ होगा। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में रात में तापमान में कमी आएगी। तापमान में कमी के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा, उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा। तथा घाटी क्षेत्रों में पूरे दिन की ऊष्मा के कारण चट्टानें या जो स्थल खंड है या भूखंड जो है वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कारण यहाँ पर न्यून वायुदाब, लो प्रेशर का केंद्र बनेगा। इस कारण रात के समय पवनें पर्वतों से घाटी की ओर चलना प्रारंभ करेगी, जिसे अपन पर्वत समीर के नाम से जाना जाता है। इसे ही अधोमुखी या कैटाबेटिक नाम से भी जाना जाता है। कैटाबेटिक या अधोमुखी पवन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पर्वत समीर की अगर बात की जाए तो पर्वत समीर चलती है रात में। कब चलती है? रात में चलती है। पर्वत समीर रात में चलती है तथा यह समीर पर्वत से घाटी की ओर चलेगी। पर्वत से घाटी की ओर चलेगी। इस कैटाबेटिक व एनाबेटिक के कारण ही पर्वतपदीय क्षेत्रों में मानव बस्तियां तथा होटल व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है। एनोबेटिक व कैटाबेटिक के परिणाम स्वरूप ही मानव बस्तियां पर्वतपदीय क्षेत्रों में बसाई गई है, न कि घाटी क्षेत्र में, न कि पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में अगर बसाएंगे तो यहाँ कोहरा का निर्माण होता है, अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। घाटी क्षेत्रों में अगर बसाई जाएगी तो पूरी तरह से यहाँ से चलने वाली पर्वत समीर है ना, घरों में या यूँ कहें मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगी। तो इस कारण पर्वतपदीय क्षेत्र में होता है, जिसके कारण इस एनाबेटिक व कैटाबेटिक का जो विपरीत प्रभाव है वह मानव के ऊपर ना पड़े। तो ये थी आपकी अस्थायी या सामयिक पवनें। अस्थायी या सामयिक पवनें, जिसमें अपन ने पढ़ा था एक मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनों को दो भागों में विभाजित किया था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें ग्रीष्मकाल में जल से स्थल की ओर चलती है, जबकि उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों की बात की जाए तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें शीतकाल में स्थल से जल की ओर चलती है। उसके बाद देखा था अपन ने जल समीर चलता है दिन में जल से स्थल की ओर। उसके बाद देखा था अपन ने स्थल समीर चलता है रात में स्थल से जल की ओर। फिर देखा था अपन ने घाटी समीर चलता है दिन में घाटी से पर्वतों की ओर। और पर्वत समीर रात में पर्वत से घाटी की ओर चलता है। तो ये थी आपकी अस्थायी या सामयिक पवनें। इसके बाद अगला बिंदु बचता है लोकल पवनें। कुछ लोकल पवनें हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में चलती है, जैसे उदाहरण के तौर पर लू। उसके बाद देखा जाए तो चिनुक है ना, नार्वेस्टर, ब्लिजार्ड, ये आदि जो है कुछ लोकल पवनें हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में चलती है। और इसके बाद आपका अगला जो बिंदु होगा वह होगा चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।